हर दर्द साधारण नहीं होता और हर सूजन मामूली नहीं होती। ये किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। अगर समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए तो इलाज बेहतर हो सकता है। आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बोन में होने वाले कैंसर को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ विशेष अतिथि मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु रोहेला। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर आलाप्ती सिंह का। नमस्कार, आप साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर हिमांशु, आपसे शुरू करते हैं। राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी आनंद, जहां पर हमने पहली बार सार्कोमा शब्द सुना था। तो सार्कोमा और कार्सिनोमा दोनों में क्या अंतर है? देखिए, कार्सिनोमा और सार्कोमा में इतना ही अंतर है जैसे कि आप एंकर हो गए और मैं डॉक्टर हूँ। तो कार्सिनोमा वो कैंसर है जो ग्लैंडुलर सेल्स से ओरिजिनेट होता है। सार्कोमा वो कैंसर है जो आपके फ्रेमवर्क से ओरिजिनेट हुआ है, जैसे कि बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, ये सब सार्कोमास हैं। और फॉर्चुनेटली सार्कोमास पूरे कैंसर्स में से लेस देन 1% ही हैं। तो बहुत ही रेयर हैं। तो डायग्नोसिस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जितना रेयर ट्यूमर उतने लेस डॉक्टर्स, उतनी ही लेस पॉपुलेशन आपके पास आएगी। तो अगर आप पूछे मुझसे सालाना कितने आपके पास पेशेंट आते हैं इंडिया में, कंसिडरिंग हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियंस आ चुकी है, तो इन एन ईयर 15,000 to 20,000 न्यू पेशेंट। और इसमें एज ग्रुप जनरली यंगर एज ग्रुप में, क्योंकि जो बोन कैंसर्स होते हैं दे आर ऑल सार्कोमास, क्योंकि बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो भी बोन कैंसर के पेशेंट्स हैं वो जनरली बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उसी एज में बोन ग्रो कर रही है। जी डॉक्टर आलाप्ती, जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, तो हम किसी भी बीमारी के साथ जल्दी लड़ सकते हैं, अच्छे से लड़ सकते हैं, रिकवर भी अच्छे से हो जाते हैं। तो ऐसे में जब ये जो सार्कोमा है बच्चों में होने वाली आमतौर पे बीमारी है, तो क्या आपके पास जब बच्चे आते हैं तो किस तरीके से आप उनके मानसिक सेहत का ख्याल रखती हैं? जी, ये बात आपने बिल्कुल सच कही कि अगर जैसे हम जानते हैं कि मन जीते जग जीत, पर एक बहुत बड़ा धक्का लगता है जब किसी परिवार को मालूम होता है कि उनका छोटा बच्चा या किसी भी उम्र का बच्चा हो, उसको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हुई है। आज भी एक स्टिग्मा है कैंसर को लेके। तो उस वक्त सबसे पहले उनको वहाँ पे वैलिडेट करना कि आपके मन में जो भी चल रहा है वो आम है और वो नॉर्मल है, और उस वक्त होप क्रिएट करना, उनको आशा देना कि ये ज़िंदगी का अंत नहीं है, इसको साथ लेके आगे बढ़ा जा सकता है। ये सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है कि जो ट्रीटिंग टीम है उनके साथ मिलके हम फैमिलीज़ को साइको एजुकेट करते हैं। तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस लेके आते हैं, बहुत ऐसी मंत्रणाएं लेके आते हैं जो कि ठीक नहीं होती, या बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि बोन कैंसर क्या है, सार्कोमा क्या है, क्योंकि कॉमन चीज़ तो नहीं है। तो सबसे पहले ट्रीटिंग टीम के साथ मिलकर हम उनको बीमारी के बारे में अवगत कराते हैं, ताकि देखिए डर का सबसे बड़ा तोड़ लॉजिक है। तो अगर आपने समझा दिया उनको क्या है, तो एटलीस्ट आगे के स्टेप्स वो नॉर्मली ले सकते हैं। जी, आज सार्कोमा के प्रति अपनी जानकारी को और बेहतर करेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए, 011 हमारा कोड है और नंबर है 23097532। 011 इज द एसटीडी कोड, नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर हिमांशु, जब बच्चों को बीमारी होती है तो कोई भी नहीं चाहता, तो आप पेरेंट्स को, बच्चों को कैसे समझाते हैं सार्कोमा के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो सबसे टफ जो एक क्लिनिशियन के लिए होता है ओपीडी में बैठ के, आपके पास फादर, जनरली बच्चे छोटे होते हैं तो गोद में ऐसे उठा के लेके आते हैं ओपीडी, क्योंकि जनरली बोन ट्यूमर है तो स्वेलिंग है, बच्चा चल नहीं सकता है। तो पहला ही आपका इम्प्रेशन ऐसा रहता है मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए। आप इमेजिन करिए, छोटे बच्चे को गोद में उठा के ला रहे हैं, बच्चा खुद से कुछ नहीं बोल पा रहा है। हालांकि कुछ एज ग्रुप ऐसा होता है जिसमें वो खुद बता पाते हैं कि हमें ये ट्यूमर है। तो सबसे पहला हमको ये पेशेंट के रिलेटिव को बोलना रहता है कि देखिए, आपका डायग्नोसिस पहले होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर पेशेंट एप्रीहेंसिव रहता है, फादर मदर भी एप्रीहेंसिव रहते हैं। क्या लक्षण लेके आते हैं वो? जनरली जब सबसे पहला सिम्टम ये होता है, क्योंकि बोन बहुत डीप है आपकी बॉडी में, तो पेन जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा पेन, बच्चा सो नहीं पा रहा है पेन के कारण, खेल रहा था
गिरा और फ्रैक्चर हो गया। धीरे धीरे स्वेलिंग काफ़ी लेट आती है क्योंकि बोन से बाहर तक विजिबल होना स्वेलिंग, ऊपर मसल है, स्किन है। तो पेन, रात में पेन, सो नहीं पा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक से डाइट नहीं ले पा रहे, अनएक्सप्लेन्ड फीवर आ रहा है जो 99 to 100 रह रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई फीवर है, और फ्रैक्चर्स जो विदाउट एनी नोन रीजन। तो ये 1 साल, 2 साल, 5 साल की उम्र में भी हो सकता है? जनरली जो कुछ कैंसर्स हैं बोन के, जैसे एविंग सार्कोमा है, वो 5 to 15 ईयर्स की एज ग्रुप में होता है। उसके बाद ऑस्टियोसार्कोमा आता है जो 10 to 25 ईयर्स तक की एज में होता है। पर एज एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि इनको ये ट्यूमर है। ट्यूमर कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। पर इसका कारण क्या है, मतलब क्यों इतने छोटी उम्र में इस तरीके की समस्या हो जाती है? देखिए 70 to 80, हालांकि 90% बोन कैंसर्स और सार्कोमास का कुछ हेरिडिटरी पैटर्न नहीं है। इट इज़ जस्ट स्पोरैडिक इंसिडेंट्स की नेचुरल सिलेक्शन आप बोल सकते हैं। कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जैसे लेफ्रामानी सिंड्रोम, रेटिनोब्लास्टोमा जीन सिंड्रोम एंड अदर मार्श सिंड्रोम, वो बहुत रेयर हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री हमें पता लगाना पड़ता है। अब क्वेश्चन पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मेरे को भी नहीं है, मेरे फादर को भी बोन कैंसर नहीं था, तो वो जस्टिफाई करना कि ये नेचुरल सिलेक्शन से है, फिर नेचुरल सिलेक्शन में मेरा ही बेटा क्यों सिलेक्ट हुआ, तो फिर हमारा टीम पूरा साइको ऑन्कोलॉजी एस्पेक्ट में चला, जिसमें काउंसलर भी है। काउंसलर भी है, लेकिन एक्सेप्टेंस सबसे पहले है। तो डॉक्टर आलाप्ती, आप तो कैन किड्स कैन का जो पीडियाट्रिक साइको ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम उसकी हेड हैं, कैसे समझाती हैं आप पेरेंट्स को, बच्चों को? क्योंकि बच्चे कहेंगे हम स्कूल में, हमें तो स्कूल जाना है। जी जी, तो सबसे पहले बच्चों को भी एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में उनका हम डायग्नोसिस बताने की पूरी एडवोकेसी करते हैं। फैमिली की चॉइस हो सकती है कि वो ना बताना चाहें, पर हम बच्चे को उसके तरीके से उनको बताना चाहते हैं। उसमें ये सब एस्पेक्ट्स आते हैं क्योंकि वो ट्रीटिंग टीम डिसाइड करती हैं कि अब बच्चा स्कूल जा पाएगा कि नहीं, मोबिलिटी कोई इशू है या कोई एम्प्यूटेशन हुआ है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। तो बच्चे को उसको नॉर्मलाइज करना, उसको डीस्टिग्मेटाइज करके देना, ना कि वो हवा क्रिएट करके देना कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है सबसे बात। तो इस पे पेरेंट्स और साथ में, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है, तो टीचर्स, इन दोनों का रोल आप कैसे देखती हैं और कैसी काउंसलिंग होनी चाहिए इनके जी, तो कोई भी बीमारी, अलबत्ता कैंसर ही क्यों, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ चलती है। उसमें डॉक्टर्स हैं, हम साइको ऑन्कोलॉजिस्ट या काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, और पूरी एक टीम काम करती है। तो सबको साथ में लेके चला जाता है। जैसे आपने कैन किड्स में, मैं थोड़ा सा यहाँ मौका लेती हूँ बताने का, जैसे हम ऑफ कोर्स मेडिकल ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड करते हैं, बट एक इंटायर होलिस्टिक सपोर्ट मॉडल दिया जाता है, जिसमें पैलिएटिव केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, साइको ऑन्कोलॉजी और इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, ताकि बच्चा अगर वार्ड में भी है, बेड साइड पे भी उसकी एजुकेशन कंटिन्यूड रहे, उसके फैमिली को पूरा इमोशनल सपोर्ट मिलता रहे, उनके बच्चे को पूरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता रहे, कहीं भी किसी भी तरह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, तो वो पूरा काउंसलिंग होता रहे, उनको सपोर्ट मिलता रहे। तो ये बताइए, जो आप कमरा बनाते हैं जिन बच्चों को कैंसर है, और मैं आपसे भी पूछूंगा, कीमोथेरेपी वाला जो कमरा होता है मान लो, या ट्रीटमेंट का, उसे चाइल्ड फ्रेंडली कैसे बनाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो ये एक्चुअली हमारी एक सर्विस है पीडियाट्रिक साइको ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम में। तो चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड्स हम क्रिएट करते हैं। उसमें इट कुड बी एज सिंपल एज कि हम वॉल आर्ट वर्क करते हैं, ताकि बच्चा जो घर, स्कूल, फ्रेंड्स, वो इन्जॉयमेंट जो छोड़ के एकदम अब वार्ड में शायद 6 महीने रहने वाला है, उसको शेप्स, फॉर्म्स, कलर्स, इस तरह की चीज़ें दिखें, वो उसमें से कोई मीनिंग निकाल सकता हो, उसको अच्छा लगे। तो अब हॉस्पिटल तो कोई जाना नहीं चाहता, बच्चों को कैसे एंगेज करते हैं, उन्हें ये प्लेस भी फ्रेंडली लगे थोड़ी? हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है। हमारा पीडियाट्रिक विंग ही अलग है। अच्छा। तो जैसे ही बच्चे एंटर होते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो सारे बच्चे ही हैं। अच्छा। नॉर्मली हॉस्पिटल में ऐसा लगता है कोई व्हील चेयर पे है, कोई इस पे है, हालांकि वो एक एस्पेक्ट रहता है हॉस्पिटल में। पर पीडियाट्रिक विंग, जैसा कि मैम ने बोला, इट इज़ कलरफुल, इट इज़ नॉट वाइट, ब्लू, ऐसा नहीं है। रेड शेप्स, डायनासोर्स, चीता, एलिफेंट, फिर प्ले एरिया जहाँ पे बैठ के बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। अच्छा। तो दे शुड फील कि उनका एक क्रच है, जैसा कि ग्रोइंग एज में होता है, माइंड डाइवर्ट रहता है। हालांकि मोमेंट्स रहते हैं जहाँ पे पेन और ये सब रहता है। तो जितना हम अपनी तरफ से डायग्नोसिस और बीमारी को हटा के उनके माइंड में ऐसा,
और पेरेंट्स भी ये सब एनवायरनमेंट देख के थोड़ा उन्हें डिफरेंट फील आता है, उन्हें ऐसा, क्योंकि जैसा मैम ने बोला कीमोथेरेपी, हाँ कीमोथेरेपी सेशंस चलेगा 6 महीना, हर 15 दिन में एडमिट होना है वार्ड में। और फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगी, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही चेंज होगी, बाल हट जाएंगे, वीक हो जाएंगे, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लगेगा। अच्छा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो बच्चे की लाइफ में आगे और सिवियर होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे। ठीक भी होता जाएगा। आफ्टर ट्रीटमेंट खत्म होगा then he will gain back to his normal function if everything goes on track। तो अपीयरेंस वाइज सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन जब अक्सर क्या होता है कि जैसे मैंने अभी कहा था कि हर जो दर्द होता है वो आम नहीं होता है, पर हम अक्सर दर्द को आम समझ लेते हैं। कोई सूजन है उसको भी हम मामूली समझ लेते हैं, हम ओवर द काउंटर जो अवेलेबल ऑइंटमेंट्स वगैरह होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो देना शुरू कर देते हैं, देसी उपचार करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में अगर देरी हो जाए आपके पास पहुंचने में, तो फिर आप क्या देखते हैं, उसके और क्या घातक परिणाम हो सकते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉपुलेशन इज़ अ बिगेस्ट थिंग, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स की संख्या कम है पॉपुलेशन को केटर करने के लिए। तो हालांकि इंडिया में रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम अभी दिल्ली में हैं तो हम पॉपुलेशन कम है, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी गांव में है। एक्सेस प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कम है, फाइनेंशियल इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है विलेजेस में, तो देर होती है। पर देर होने का मतलब ये नहीं है कि उसको ट्रीटमेंट भी डिले हो। जैसे ही वो हमारे पास आते हैं, हमारा पूरा टीम चैनलाइज होके फास्ट ट्रीटमेंट की तरफ उनको प्रोग्रेस कराता है कि आपका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हमारी तरफ से होती है। हर पेशेंट की डिफरेंट नीड को उसके अकॉर्डिंग। और इसीलिए जुलाई का महीना अवेयरनेस के तौर पे बनाया जाता है सार्कोमा एंड बोन कैंसर के लिए। तो अगर मान लीजिए कीमोथेरेपी दी गई है एक स्टूडेंट को और फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ, तो फिर आप उसे कैसे समझाएंगी? जी, पहले तो हम असेस करते हैं कि किस तरह का बॉडी इमेज इशू है। बॉडी इमेज इशू में भी फिजिकल है, उसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या है और उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि बच्चे का एम्प्यूटेशन होना है और पैर कटा है। सो इंस्टेड कि हम इस पे फोकस करें कि पैर कटा है और अब तुम चल नहीं पाओगे, हम इस पे फोकस करते हैं कि ट्रीटिंग टीम के साथ मिलके क्या हम प्रोस्थेटिक लेग लगवा सकते हैं, या उसको, या बच्चा बहुत खेल में उसकी रुचि थी, अब वो बोल रही है कि मैं तो अब खेल ही नहीं पाऊंगी, मेरा तो पैर कट गया। तो चलो आओ देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एथलीट्स हैं जो कि प्रोस्थेटिक फुट से अपने स्पोर्ट्स करते हैं। तो कहीं ये थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग करना ज़रूरी होता है कि जो हुआ है ठीक है, उसको लेके अब हम आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ें। बाल झड़ गए, बाल गिर गए, आ जाएंगे, फिर जब आ जाएंगे तो नॉर्मलिटी तो आ ही गई। एंड जितनी देर नहीं आ रहे हैं उतनी देर विग है, ऐसी चीज़ें हैं हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। जी डॉक्टर, साइंस निरंतर तरक्की कर रही है और मेडिकल साइंस में कई सारे नए ट्रीटमेंट्स, नई सर्जरीज और अब तो एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में जब हम सार्कोमा को देखते हैं तो क्या बिना बॉडी का कोई अंग काटे क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? देखिए, 1970 से पहले कीमोथेरेपी बोन कैंसर में नहीं यूज़ होती थी। तो ट्रीटमेंट पेशेंट का तब होता था कि जैसे ही पेशेंट आया, पैर निकाल दीजिए, कैंसर हटा दीजिए बॉडी से। देखा गया वो पेशेंट्स में से 100 में से सिर्फ 10 ही 5 ईयर्स से ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं। 1970 के बाद जब से कीमोथेरेपी आई, तब कीमोथेरेपी की वजह से आज हम 90% ऑफ लिम्स सेव करते हैं। इसको लिम्ब सैल्वेज सर्जरी बोला जाता है। और इस सर्जरी करने के बाद सर्वाइवल में इम्प्रूवमेंट ही होता है। यानी अब एम्पुटेशन बहुत कम। एम्पुटेशन इज लेस देन 10% ऑफ ऑल द बोन कैंसर पेशेंट। कब करते हैं आप एम्पुटेशन? एम्पुटेशन जैसे कि मैम ने पहले बोला कि आने में देर हो गई, ट्यूमर इतना बड़ा हो गया कि आसपास के सारी वेसल्स, नर्व्स, सबको उसने अपने अंदर ले लिया। अब किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है कि उसको आप मार्जिन के साथ निकालिए। अगर ट्यूमर इतना बड़ा है कि आप नॉर्मल टिश्यू का कवर उसको दे के नहीं निकाल पा रहे, देन वो वापस लौटेगा। और पूरे ही कैंसर सोसाइटी में देयर इज अ बैलेंस, सर्वाइवल और फंक्शन गोज इन अ बैलेंस। अगर आपने सर्वाइवल बढ़ाना है तो फंक्शन नेचुरली थोड़ा कम होगा। तो जो आपने इंसिडेंस की बात की थी डॉक्टर हिमांशु कि 1% से लेस को सार्कोमा बोन कैंसर है, अगर हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात करें जेंडर पर्सपेक्टिव, तो क्या गर्ल्स में भी है, बॉयज़ में भी है, और गर्ल्स में फिर इसका असर क्या पड़ता है आगे चलकर? देखिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स में द इंसिडेंस कैंसर का होना सेम है।
इम्पैक्ट ऑफ कैंसर गर्ल्स में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि हमारे सारे कैंसर्स में मैंने आपको बोला कीमोथेरेपी मेन रोल पार्ट करता है, तो कीमोथेरेपी एक ऐसा चीज़ है जो फीमेल में मैटर ज़्यादा करेगा, क्योंकि इट विल कॉज स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी विल बी अ साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी जो हम देंगे। तो फीमेल चाइल्ड जब बड़ी होगी, शी विल गो इनटू मैरिज, ट्राई टू कंसीव किड्स, तो उस पे एक इम्पैक्ट कीमोथेरेपी का हमेशा पड़ेगा। तो वो काउंसलिंग रिलेटिव्स को और पेरेंट्स को बहुत डॉक्टर आलाप्ती, फिर आप गर्ल चाइल्ड को कैसे काउंसिल करते जी, हैं? तो ऑन्को फर्टिलिटी करके अब हमारे पास एक ब्रांच है और उसमें हमारा साइको ऑन्कोलॉजिस्ट भी रोल रहता है कि हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात करें, जहाँ भी एक फीमेल बच्ची जो है वो कीमोथेरेपी या ऐसी किसी चीज़ के लिए जा रही है, तो उसमें जो ऑन्को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि अगर इसके बारे में बात की जाए और पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया जाए, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकें, सेव कर सकें, ताकि ये वाली कॉम्प्लिकेशंस आगे ना आ पाएँ। और पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर? जी, बीच में हो सकता है, बट अगेन अगर इसको शुरू से एड्रेस किया जाए या जितना पॉसिबल हो इसके बारे में एजुकेशन दे दी जाए पहले से, तो ये चीज़ें एटलीस्ट मेंटल इम्पैक्ट भी कम डालती हैं और आप इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कारगर होते हैं। तो जब आपका काउंसलिंग सेशन चलता है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है? कितनी बार उन्हें आपके पास आना पड़ता है और किस तरीके से आप इंडिविजुअल लेवल पे उनको काउंसिल करती हैं? जी, तो उनके आने के बजाय हम उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि किसी के पास जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वातावरण काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली है। जी, वातावरण बहुत चाइल्ड फ्रेंडली है, वहाँ खिलौने हैं, वहाँ चीज़ें हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो हम 1-on-1 बेसिस पे, ना ही सिर्फ बच्चा अगर 4 साल से ऊपर की उम्र का है तो ऑफ कोर्स बच्चे को भी इन्वॉल्व करते हैं, बट फैमिली का सबसे बड़ा रोल आता है। तो उसमें शुरुआत यहीं से होती है कि इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, क्या उनको सही जानकारी है कि नहीं। और कैन किड्स जैसे एक मंडाला ऑफ केयर उसमें काम करता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें, उसमें रिसर्च, इनोवेशन, समन्वय, सक्षमीकरण, सहभागिता, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक पूरी फौज लग जाती है एक बच्चे की तरफ काम करने के लिए। बिल्कुल। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आपसे पूछना चाहूँगा, सार्कोमा में कब है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है? जनरली पहली 2-3 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी में इतना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। सर्जरी, हालांकि हमारा बोन कैंसर का सर्जरी, एक सर्जरी 4 to 5 आवर्स मिनिमम टाइम है। अच्छा, मिनिमम टाइम। क्या करते हैं उसमें आप 4 घंटे? क्योंकि 4 घंटे मतलब जो बोन ट्यूमर है उसको पूरा मार्जिन के साथ निकालना इज फर्स्ट स्टेप, विच टेक्स मिनिमम 2 to 3 आवर्स। फिर उस गैप को आपको फिल भी तो करना है, उस गैप में कुछ डालना है, जिसमें हम ज़्यादातर मेटल के प्रोस्थेसिस डालते हैं, या सेम ही बोन को पेशेंट की बॉडी से निकाला, हमारे रेडिएशन डिपार्टमेंट में भेजा, वो रेडिएशन डिपार्टमेंट उसको इतना हाई डोज रेडिएशन देते हैं कि उसमें ट्यूमर का नॉर्मल बोन सेल भी डेड हो जाता है। फिर वही बोन वापस ऑपरेशन थिएटर में आता है, फिर हम उस बोन को वापस पेशेंट में लगाते हैं, जिसको फ्रोजन ऑटोग्राफ्ट भी बोलते हैं। उस प्रोसीजर में ओटी से बाहर बोन गया, वापस आया, उसमें स्टेरिलिटी चेन मेंटेन करना, इट टेक्स टाइम। तो जनरली 4 to 6 आवर्स अगर सर्जरी चलना है, और वुंड इज ओपन, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब, जैसे इस पूरी प्रक्रिया में हो सकता है आपको बोन्स की जरूरत भी पड़े। तो आज कार्यक्रम में आगे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करेंगे। अमूमन हम सोचते हैं कि आईज, लिवर, किडनी ऑर्गन डोनेट होते हैं, बोन्स भी डोनेट हो सकती है और फिर यूज हो सकती है? यस, हर पेशेंट जो डेड कडावर होता है, उनकी बोन्स, इफ दे आर विलिंग टू डू दैट, बोन्स प्रिजर्व की जाती हैं, रेडिएट की जाती हैं, स्टेराइल की जाती हैं, और वो बोन्स रेडिली अवेलेबल इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है, क्योंकि बोन डोनेशन इज़ वेरी वेरी लेस। बोन डोनेशन, बोन बैंक्स हैं इंडिया में, टाटा मेमोरियल में, एम्स में, दे हैव देयर ओन बोन बैंक्स, जहाँ से बोन प्रोक्योर कर ही सकते हैं। पर देखिए, बोन डोनेटेड बोन वर्सेस पेशेंट की सेम बोन जो रेडिएशन देके डाला है, वो साइज मैच होती है। अच्छा। जिस पेशेंट का बोन का ट्यूमर हमने निकाला है, उसी को रेडिएशन दर के डाला है, वो एग्जैक्टली सेम बोन जो निकाली थी वही डाली है, तो साइज और मैच इज सेम। लेकिन किसी जो की किसी और की तो मैच करना। और नॉर्मली आप देखा जाए बच्चों में जाला की कैंसर होते हैं, तो बोन जो डोनेशन बैंक्स में होती है वो बड़े लोगों की होती है, किड्स की बहुत कम होती है। तो इमेजिन करिए, थाई साइज छोटा है, बोन जो बोन बैंक्स है वो इतना बड़ा है, तो उसको फिर फिट करना इज अ चैलेंज। तो नंबर ऑफ यूजेज इज लेस, सेम बोन बीइंग ट्रीटेड एंड पुट बैक इज वेरी कॉमन। तो जब आपके पास केसेस आते हैं कि बच्चों में बोन कैंसर है, सार्कोमा है, तो क्या आपने देखा है बड़ों में भी उतने ही केसेस पाए जाते हैं, और क्या महिलाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं? क्या ये भी चांसेस है? नहीं, सार्कोमा के एस्पेक्ट में इट इज
एज और सेक्स रिलेटिव डिपेंडेंस नहीं है। ओके। फीमेल्स का इंसिडेंस सेम है मेल्स जैसा। एल्डरली एज ग्रुप में कुछ ही सार्कोमास हैं जो प्राइमरी सार्कोमास होते हैं। अच्छा। जैसे कि हम बोलते हैं 50 इयर्स से ऊपर को अगर बोन कैंसर है तो कोई भी सर्जन जो सार्कोमा सर्जन है वो पहले सोचेगा कहीं और से आया होगा, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। Okay. जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, रीनल कैंसर, दे ऑल गो टू बोन, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो पेशेंट आया फ्रैक्चर के साथ, डायग्नोस हुआ बोन कैंसर बेस्ड ऑन एक्सरे, पर पूरा इवैल्यूएशन के बाद पता चला इनको तो किडनी ट्यूमर था जो बोन में गया है। पर डॉक्टर साहब, जब हम सार्कोमा कहते हैं, सार्कोमा का एक सबसेट बोन कैंसर है, और क्या क्या आ सकता है? दूसरा सबसेट सार्कोमा का होता है सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। जैसे मैंने आपको बोला सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू मैलिग्नेंसी है। बोन, सॉफ्ट टिश्यू, लिगामेंट्स, जॉइंट की लाइनिंग, मसल टेंडन, सारे दे ऑल आर योर फ्रेमवर्क। तो मसल में भी गांठ हुआ, पेशेंट को गांठ है 2 हफ्ते से ज्यादा, और हालांकि मसल वाले ट्यूमर्स जो हैं वो बहुत अननोटिस चले जाते हैं। अच्छा। आपको एक गांठ है, पेनलेस है, स्वेलिंग है, स्लोली इंक्रीज कर रही है, कुछ नहीं, थोड़ा सा फोड़ा है, चला जाए। अच्छा, मतलब वो पेनलेस होगा? पेनलेस, ओह, स्लोली प्रोग्रेसिंग पेनलेस। ज्यादा बड़ा चैलेंज है। ज्यादा बड़ा तो चैलेंज। ऐसे में किस तरीके से ट्रीटमेंट रहता है उसका? क्योंकि बोन का जब है तो आपने तो वो बोन उसको क्योर करके वापस लगा दिया, इसमें क्या होगा? इसमें आपको वो पार्ट ऑफ मसल पूरा निकालना पड़ता है, तो फंक्शन विल बी वेरी पुअर डिपेंडिंग अपॉन कौन सी मसल आपने निकाला है। ओके। इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे आपने बोला बोन मिल जाता है, मसल नहीं मिलता है कहीं से जी। तो वो किस एरिया में शुरू हुआ है वो एरिया पूरा हमको निकालना पड़ेगा। फंक्शन डेफिशिएंसी ज्यादा होगा, बट ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने आपको बोला बोन कैंसर में पहले कीमो होता है। इन ये जो बोन सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास है जो मसल में, इनमें कीमोथेरेपी इतना काम नहीं कर पाता है। ओके। तो डायरेक्ट ही सर्जरी होता है पहले से। लेकिन जैसे हम कहते हैं टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, वो है रोल उसका सार्कोमा में? हमारे यहाँ सार्कोमा देखिए पहले ही मैंने बोला बहुत रेयर है, तो जो भी इम्यूनोथेरेपी डेवलप होता है वो बेस्ड ऑन डेटा होता है। तो नंबर ऑफ ट्यूमर्स इतने कम है, तो इम्यूनोथेरेपी डेवलप करके उन पे ट्राई करके मार्केट में आना, हालांकि कुछ इम्यूनोथेरेपी हैं जो अवेलेबल, पर उनका रिस्पॉन्स रेट इज नॉट बेटर टू जो हमारे पास ऑलरेडी कीमोथेरेपी। पर यह है कि हम तो चाहेंगे सार्कोमा 0 हो जाए, एक भी केस हो। डॉक्टर साहब, यहाँ गला खराब हो, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो कैसे हम एक्सेप्टेंस लाएं कि अगर डॉक्टर ने कह दिया बोन कैंसर है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आएगी तो इलाज तो संभव है मेडिकल साइंस में। जी बिल्कुल ठीक बात है। इसमें सबसे ज़्यादा एक ज़रूरत आ जाती है कि जो सर्वाइव कर चुके हैं, जो सर्वाइवर्स हैं अब बोन कैंसर्स के या सार्कोमास के, आप अभी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स का और उनकी फैमिलीज़ का उनसे तालमेल बिठाएं, उनसे मिलवाएं। जब वो एग्जाम्पल देखते हैं कि अच्छा वो भी उसी चीज़ से गुजरे थे जिससे अभी हम गुजर रहे हैं, तो वो उनको एक रियलिटी मिल जाती है। इसमें पेशेंट नेविगेशन की बहुत ज़रूरत है कि उनका हाथ थाम के उनको पूरा बताना दैट यू आर नॉट अलोन, आपके साथ पूरी एक, जैसे मैंने बोला, फौज खड़ी है और इतना सब पॉसिबिलिटी है। सक्सेस स्टोरीज इंस्पायर। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चों का और फैमिलीज़ का हक उनको देना, रेजिंग देयर वॉइस कि आपको क्या चाहिए आप बताइए, उनके लिए एडवोकेट करना, सही काइंड ऑफ रिसर्च होना, ये सब मिलके जो है वो इंक्लूड करता है। रिसर्च के मुद्दे बताइए क्या हो सकते हैं? बोन कैंसर क्यों हो जाता है? कहाँ हड्डियों में, मसल टेंडॉन्स में कैंसर आ गया? ये देखिए, ये भी सबको मिलके ही करना है। शायद डॉक्टर्स को करना है कि कहाँ से आ जाता है, क्यों आ जाता है, हमें करना है कि जो पेशेंट्स हैं उनको हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सर भी ये बात मानेंगे कि हम अपना ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं और उनका कम सुन पाते हैं। कम सुनते हैं बच्चों का? देखिए, बच्चों का सुनना तो वैसे भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं आपको कि बायोप्सी, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इंडिया में थोड़ा लैकिंग है। हर ट्यूमर का, जैसे मेरे को आपको बुलाना है तो आई विल से अमित, किसी भी ट्यूमर को पहचानना है, बिना पहचाने आप उसका इलाज कर ही नहीं सकते। और धारणा यह है कि अगर बायोप्सी हुई तो कैंसर फैल जाएगा। देखिए, कैंसर एक ऐसा चीज है जिस कैंसर का फैलना है उसकी बायोलॉजी ऑफ कैंसर पे डिपेंडेंट है। बायोप्सी करने से वो स्प्रेड कर जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा नोशन है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आगे के ट्रीटमेंट में होती है कि आपने बायोप्सी किया और स्प्रेड हो गया, इसलिए बिना बायोप्सी के निकाल दिया, और बिना बायोप्सी के निकालने के बाद अगर पता चला इसमें तो पहले कीमोथेरेपी होनी थी,
तो बहुत जी, problem इस समय है। दिल्ली से दिनेश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो हेलो, जी, नमस्कार दिनेश जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा सवाल है, मेरे स्पाइनल एंड ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम्स हैं एंड हंचबैक है। आई वॉक विद स्टिक। ऑर्थोपेडिक से आई शुड वॉक एंड वॉक एंड वॉक। न्यूरोज डॉक्टर से जी। माय वॉक शुड बी लिमिटेड। आई डू नॉट रिलिश सर्जरी। ओके रिक्वेस्ट ऑल्टरनेटिव्स प्लीज। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, उनका सवाल ऐसा है कि मेरे को हंचबैक है, ऑर्थोपेडिक्स बोल रहे हैं वॉक करिए, न्यूरो टीम बोल रही है रेस्ट करिए। करिए। दोनों ही डॉक्टर हैं, तो किसकी माने? देखिए, एक फ्रेज है, मूवमेंट इज लाइफ एंड लाइफ इज मूवमेंट। अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं तो देयर इज नो लाइफ। तो बैक सपोर्ट की बेल्ट्स आती हैं आजकल, जैसे कि सर ने बोला कि उन्हें सर्जरी रेलिश नहीं करना है। हालांकि सर्जरी से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पेन कंट्रोल ज़्यादा होगा। अब इट इज़ ऑल कंसेंट बेस्ड ट्रीटमेंट। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी पेशेंट को, नहीं ये करना बहुत ज़रूरी है। तो देर आर बैक सपोर्ट्स जिनके कारण है। पॉस्चर ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा, आप बैठे हैं सब स्ट्रेट बैक के साथ बैठे हैं, तो इट्स अ क्रोनिक प्रोसेस। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, ज़्यादा देर कंप्यूटर पे ऐसे नहीं बैठना, बैक सपोर्ट के साथ बैठना है। ये जो थे कि 82 इयर्स ओल्ड हैं, हाँ। तो उनके लिए क्या उनके लिए अभी प्रिकॉशंस तो करते हैं? आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि अगर बैक में प्रॉब्लम है, हंच बैक है, तो एक केयर गिवर उनके साथ हमेशा रहे, क्योंकि फॉल होना और फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाना इसकी वजह से विच वुड नॉट बी एडवाइजेबल। हालांकि जैसे कि बैक सपोर्ट्स हैं, यूज करिए उनको। लोकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, फिजियोथेरेपीज हैं, लेजर ट्रीटमेंट इज देयर, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आर देयर, वो सब वो ट्राई कर सकते हैं। बट सर्जरी करा सकते हैं तो करा लीजिए। जी, चलते चलते बच्चे क्या डिमांड करते हैं और कौन सी डिमांड्स हम दे सकते हैं कि मुझे आज ये खाना है, ये खेलना है? खेलने की सारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, अच्छा। जितना उनकी मोबिलिटी अलाउ करे। अच्छा। खाने की डिमांड हम ज़रूर डाइटिशियन से पूछ के पूरी करते हैं, जितना कर सकें। बॉटम लाइन इज़ कि बच्चे को खुश रखना है। जैसे खुश रख सकते हैं वैसे खुश रखने की कोशिश करें। जी, चलिए, हम तो आशा करते हैं कि सही जानकारी होगी तो पूरा समाज ही खुश रहेगा। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।